हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, लाइफ में हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पीछे दो इंटेंशन होता है। हम हमेशा जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। कभी कभी एक्टिविटीज़ ऐसा करते हैं जो खुद को खुश करने के लिए करते हैं। किसी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से हमें खुशी मिलती है, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से खुशी मिलती है, किसी दूसरे को हेल्प करने से हमें खुशी मिलती है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब देखो, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं होती, बल्कि अपने मेंबर को सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। तो हम लोग समझते हैं, अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने मेंबर्स के लिए सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी और चैरिटेबल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन तो क्या है, अपने मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी। प्रॉफिट का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता। बट हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब पैसे की ट्रांजेक्शन्स, मनी की ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी अकाउंटिंग जरूरी है या नहीं है। तो चाहे हम बिजनेस करें, यानी प्रॉफिट के इंटेंशन से कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करे, या बिना प्रॉफिट के इंटेंशन से इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करे जो किसी सोशल एक्टिविटी, किसी रिलीजियस एक्टिविटी और किसी चैरिटेबल एक्टिविटीज में इंगेज हो, दोनों के लिए अकाउंटिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं क्यों। देखो, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो पैसा कमाने के लिए, यानी कि हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस पर मनी पे कंट्रोल होना जरूरी है, तो अकाउंटिंग जरूरी है। अब बात करते हैं जहां प्रॉफिट इंटेंशन हो, पैसा कमाने के लिए नहीं, फिर भी उसके लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। तो देखो, हमारे पॉकेट में जितना पैसा रहेगा उतना ही तो हम खर्च कर पाएंगे, चाहे हमारा इंटेंशन कितना भी प्योर हो, हम कितना भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी तो हम सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी तरह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जितना रिसिप्ट हो रहा है उतना ही वो खर्चा कर सकते हैं, जितना पैसा आ रहा है उतना ही खर्चा कर सकते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा कर रहे हैं। अब मान के चलो आपके पास 100 रुपया आ रहा है और आप उसका अकाउंटिंग नहीं करते, आप कभी 120 कर देते हो, कभी 200 कर देते हो, यानी कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है उससे आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, किसी दूसरे से लाइबिलिटीज के रूप में उधार लेके आपके पास पैसा, उससे पैसा लेके आप खर्चा कर देते हो। तो क्या होता है, आप हमेशा डिफिसिट में रहते हो। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके पास जितना पैसा आता है उसमें से आप कुछ बचा के बाकी सारा खर्चा करें, जिससे कि आगे भी आप सोशल एक्टिविटीज करा सके। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्टिविटीज का जो इंटेंशन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। तो कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, एक तो आप प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करते हैं जिसके लिए आप बिजनेस करते हो। ठीक है, और दूसरा होता है जो नॉन प्रॉफिट के इंटेंशन से होता है, यानी किसी सोशल कॉज से हो सकता है, किसी सोशल या कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो सकता है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो सकता है। अब प्रॉफिट में मोटिव जो होता है तो उसमें भी जो अकाउंटिंग होते हैं
और इसके भी जो अकाउंटिंग होते हैं उसके रूल सेम होते हैं। यानी कि हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये इसमें भी प्रिपेयर करते हैं और इसमें भी प्रिपेयर करते हैं। दोनों में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ठीक है, चलो। तो ये तो यहां तक जो जर्नल मतलब अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही है जो आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है उसके लिए जो आपने फाइनल अकाउंट में जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पढ़ा था क्लास 11th में, आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के जो रूल पढ़े थे वो वही है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जैसे बनते हैं वैसे ही सोशल और रिलीजियस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैसे ही जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनते हैं। बट यहां पे क्या होता है कि रिलीजियस यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के साथ साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बनाया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कि जितने भी सारे रिसिप्ट होते हैं और पेमेंट होते हैं इसको इसमें रखा है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे वैसे आपने जब फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे यानी कि क्लास 11th में तो आपने कैश बुक भी पढ़ा होगा, वहां पे भी सारे कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लेजर में रखा जाता था, कैश एंड में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? वो जितने भी आइटम्स होते हैं कैश में, क्या कैश बुक में आपने क्या देखा, डेट वाइज करते हैं। यानी कि जिस जिस डेट पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड उसको कैश बुक में रखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं? पूरे पीरियड का ईच आइटम, जो भी आइटम वाइज जो भी रिसिप्ट हुआ है उसका टोटल दिखाते हैं। यानी डेट वाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते, इसको एक पर्टिकुलर पीरियड वाइज दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया मैं उसको समरी कर देता हूं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसके लिए अकाउंटिंग के रूल्स चेंज नहीं होने वाले, अकाउंटिंग के रूल सेम होंगे। यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में होता है वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, लेकिन साथ साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट में क्या बनाती है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट में क्या। नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या सीखा था? जो इसमें बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, कंपनी के रिस्पेक्ट में ये ट्रेडिंग और पीएल के बदले में क्या हो जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और बैलेंस शीट। कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब कंपनी अकाउंट पर। ठीक है, बट जनरली आपने क्लास 11th में देखा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने तीन चीज बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बोला कि अलग से बनाएंगे, उसके अलावा फाइनल अकाउंट में हम लोग, फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। किसको बोलते हैं? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल परफॉर्मेंस को बताए, फिनेंशियल परफॉर्मेंस के को बताए और उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा फिनेंशियल पोजीशन। तो परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग एंड पीएल जिससे हमको नेट प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। और पोजीशन हमको बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट, कितनी कैपिटल, कितनी लायबिलिटीज थी। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या बनाते हैं? फिनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए, यानी कि कितना कंपनी के पास भले ही प्रॉफिट इंटेंशन ना हो बट इनकम से ज्यादा खर्चा किया है या इनकम से कम खर्चा किया है, इसको इसके लिए हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सॉरी, इसके लिए क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर हमको क्या बताता है? इनकम एक्सपेंडिचर बताता है कि आप जितने इनकम हुए हैं उससे ज्यादा खर्चा किए हो या उससे कम खर्चा किए। यानी कि अगर आप इनकम जितना हुआ उससे अगर ज्यादा खर्चा कर दिए तो आप डिफिसिट में हैं, और आप इनकम से कम खर्चा किए हैं यानी जो डिफरेंस है वो आपका सरप्लस हुआ। यानी इनकम यहां से हमको क्या निकलता था? आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको क्या पता चलेगा? हमको पता चलेगा कितनी सरप्लस है और कितनी डिफिसिट है। तो क्या पता चलने वाला है हमारा? हम इनकम से अगर
इनकम ज्यादा कमाए हैं और खर्चा कम किए तो वो हमारा सरप्लस हो जाएगा। नहीं, हमारा खर्चा अगर ज्यादा है इनकम से तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा। तो हम लोग फाइनल अकाउंट में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट और एनएल अकाउंट। दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप यहां भी बनाते हो, वहां भी बनाते हो। तो ट्रेडिंग एंड पीएल के बदले में आपने क्या बना लिया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट के लिए आप एक अलग से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो। ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग के रूल्स वाइज कोई भी चेंज नहीं है। वहां भी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, वहां पे कैश बुक बनाते थे। ठीक है, यहाँ फाइनल अकाउंट में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जो हमें बताएगा कि हमारा कितना, मतलब एक्सेस, हम कितना, हमारे पास सरप्लस बचा है, कितना डिफिसिट बचा है। और दूसरा फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूनिकनेस क्या है। नॉर्मल खर्चे जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने में होते हैं, जैसे बिजली के खर्चे, वाटर बिल, स्टाफ को सैलरी का पेमेंट करना है, अगर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे जो अपना नहीं है उस पे अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं तो रेंट देना है, ये सब सारे खर्चे सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज में भी हो सकते हैं। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी खर्चे ऑलमोस्ट वही रहने वाले हैं, कोई अलग से नहीं होगा। बिजली बिल देना है, वाटर बिल देना है, रेंट देना है, डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करना है, तुम्हारा स्टाफ को सैलरी देना है, एटसेट्रा। ठीक है, बट अगर हम इनकम की बात करें तो इसमें कुछ इनकम आपको यूनिक मिलेगी, जैसे कि डोनेशन देना, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी। ये सब नॉर्मल अगर आप बिजनेस करते हो तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। कोई आपको, अगर आप अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो तो कोई आपको डोनेशन क्यों देगा, कोई आपको सब्सक्रिप्शन चंदा क्यों देगा, कोई मेंबरशिप फी आप क्यों आपको देगा। बट अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, यानी कि किसी सोशल और रिलीजियस एक्टिविटी में रिलीजियस एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो, तो आपको चंदा मिल सकता है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकता है, डोनेशन मिल सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो यूनिक जो है वो आपको इनकम नजर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक इनकम नजर आएंगे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। खर्चे ऑलमोस्ट सेम रहने वाले, अगर कुछ डिफरेंट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम, जो भी यूनिक इनकम जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएंगे, उस इनकम के बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम एनजीओ के लिए कितने टाइप के होते हैं जो यूनिक होते हैं, और एनजीओ यूनिक जो स्पेशली स्पेशल होते हैं और यूनिक होते हैं फॉर एनजीओ, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चंदा। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चंदा। अब देखो ये चंदा क्या होता है, सोशल एक्टिविटी करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटी करते हैं उनको बहुत सारे लोगों से चंदा मिलता है, अपने मेंबर से चंदा मिलता है। ठीक है, जिससे कि वो सोशल एक्टिविटी कर पाते। ठीक है, बट ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो कोई किसी को चंदा क्यों देगा, आप अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आपको चंदा क्यों मिलेगा। बट अगर आप सोशल एक्टिविटी करते हो तो आपको चंदा मिलता है। आप आपसे आपके ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो चंदा देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हम इसकी जर्नल एंट्री की बात, इसकी बात करते हैं। जर्नल, जर्नल क्या होगा, चंदा जब आएगा तो हम कैश को डेबिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट को क्या करेंगे, कैश और बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो चंदा का जो अकाउंट है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो अब आप देखो कि आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट किया है, तो कैश, तो ये तो किस में जाएगा, कैश बुक में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। डेट वाइज जब जब चंदा मिलेगा कैश अकाउंट में जाएगा। उसी कैश बुक में से टोटल चंदा का जब टोटल करके इसको हम कहां दिखाएंगे,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहाँ दिखाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, उसको थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर यहां पे बना देता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस तरह से इसकी फॉर्मेट होती है रिसिप्ट एंड। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाई जाती है वो किस रूल पे बनाई जाती है? वो जर्नल के डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आता है उसको डेबिट करें, जो रिसिप्ट होता है उसको डेबिट करेंगे, और जो जाता है यानी जो पेमेंट होता है उसको क्रेडिट करेंगे। वो इस रूल पे बनाया जाएगा। ठीक है? तो डेबिट साइड में क्या आएंगे? रिसिप्ट आएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आएंगे? पेमेंट आएंगे। मैंने क्या बोला? इसमें जर्नल्स के कौन से रूल अप्लाई होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप जर्नल में आप आपने सीखा होगा कि जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। वही रूल यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे अमाउंट रुपीज डालते हैं। ठीक है? तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बता। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, तो ये कैश अकाउंट से कहां जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चूंकि चंदा आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चंदा आ रहा है तो उसको कहां दिखाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या डालेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो भी अमाउंट। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ शुरू से ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का पड़ा होगा, तो जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा रहा था उसको शुरू में हम लोग लिख देते हैं टू ओपनिंग बैलेंस बी बाई डी। ओपनिंग बैलेंस बी बाई डी। ठीक है, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका टोटल आइटम वाइज हम लोग दिखाते हैं। रिसिप्ट को डेबिट साइड में दिखाते हैं, पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। चलो, तो ये तो क्लियर हुआ एक साइड कि जो भी कैश आया वो कहां चला गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, तो देखो वैसे तो अगर आप जर्नल के मॉडर्न रूल्स को ध्यान रखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ तो उसमें बताया था कि असेट, ठीक है, असेट और एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, और असेट और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम, ये तीनों क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ठीक है, असेट और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम ये क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या? क्रेडिट है। या तो ये कैपिटल हो सकता है, या तो ये लाइबिलिटीज हो सकता है, और या तो ये इनकम हो सकता है। चंदा आपको किसी से मिला है कि आप अपना सोशल एक्टिविटीज में इसको लगा सकते हैं, आपको जो मर्जी हो, मतलब सोशल आपका जो भी एक्टिविटीज जो भी आप परफॉर्म करते हैं उसमें आप लगा सकते हो। तो आपने ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ये आपके लिए कोई लाइबिलिटीज नहीं है, ये क्या है? आपके लिए इनकम है। ठीक है, अब जब ये इनकम है तो ये इनकम कहाँ जाएगा? ये इनकम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये मैं बताता हूँ क्यों जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, इनकम ये समझ लिया कि जो कैश आ रहा है वो कहाँ गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शन को आपने क्रेडिट किया वो कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। कैश में भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या डाले? सब्सक्रिप्शन। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी एक अकाउंट है, और मैं बात कर रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसकी बात कर रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड, मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा फॉर्मेट बना। ठीक है, ये भी अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी अकाउंट है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जर्नल और लेजर के जो रूल्स है वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है।
इनकम एक्सपेंडिचर में भी डेबिट और क्रेडिट होते हैं, और इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में किसको दिखाया जाता है, इनकम को दिखाया। अब चूंकि सब्सक्रिप्शन मैंने बताया क्या है, इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है, चूंकि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में क्या, और ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इसीलिए इनकम को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या दिखाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखो, वैसे आप लेजर के पोस्टिंग का जो रूल है वो क्या होता है, लेजर का पोस्टिंग की अगर एक अकाउंट में डेबिट होगा तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट। अगर आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये डेबिट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो दूसरे साइड में ये क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। अब यहीं पे देखो कि आपने क्या देखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने सब्सक्रिप्शन दिखाया, तो वैसे भी ये इनकम एक्सपेंडिचर में कहा जाना है, इसको क्रेडिट साइड में जाना है। ठीक है। और आपका नॉर्मल जो जर्नल्स का रूल क्या होता है कि जितने भी इनकम होते हैं, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम को कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसीलिए मैंने सब्सक्रिप्शन को कहां दिखाया, क्रेडिट साइड में। क्लियर है। तो सब्सक्रिप्शन को एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तीसरा इनकम क्या हो सकता है, डोनेशन। डोनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, डोनेशन को बोलते हैं दान। ठीक है। यानी कि कोई भी एनजीओ जो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको बहुत अलग अलग जगहों से डोनेशन मिलता है, दान के रूप में पैसा मिलता है। ठीक है। अब देखो, डोनेशन जो होते हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। एक तो होता है कि मैंने पैसा दिया, अब एनजीओ जो मर्जी हो उसको जिधर चाहे वो इस्तेमाल कर सकती है। तो वैसे डोनेशन में कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, तो यानी कि सिंपली मैंने डोनेशन दिया, अब ये एनजीओ की मर्जी है कि आपको जहां उसको यूज करना है करो। तो वैसी डोनेशन जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहता है, वैसी डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, इनकम होती है, क्योंकि उसको जहां मर्जी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दूसरा डोनेशन इस तरह से होता है कि उसमें कंडीशन लगा दिया जाता है कि मैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहा हूं और बता रहा हूं कि मेरे इस पैसे से आप कोई टूर्नामेंट रन कर देना, आप कोई बिल्डिंग बना देना, या कोई मंदिर बनवा देना इस पैसे। तो मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया कि मैं डोनेशन दे रहा हूं, पर इस डोनेशन को आप अपनी मनमर्जी से खर्च नहीं कर सकते। उस डोनेशन को मैं जिस पर्पस के लिए दे रहा हूं, उस पर्पस के लिए ही आपको उसको स्पेंड करने हो। तो उस तरह के डोनेशन जिसमें कंडीशन लगे होते हैं, वो डोनेशन जो होता है वो एनजीओ के लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज की तरह। ठीक है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह और समझते हैं। ठीक है। अब देखो, आपको मम्मी ने 100 रुपया दिया, ठीक है, और बोला कि बेटा इसमें से 25 रुपया का क्या करना, सब्जी ले आना, 25 रुपीज का क्या करना, वेजिटेबल्स लेके आना। ठीक है। बाकी 75 रुपीज तुमको जो मर्जी हो करो। तो आप बताओ कि आपके इनकम कितने हो, मतलब आप अपना वो जो जिसको आप खर्चा कर सकते हैं वो आपके कितने हुए। तो आप 25 रुपीज जिस जो मम्मी ने 100 दिया, उसमें से 25 बोल दिया कि उसका सब्जी ले आना, तो मम्मी ने तो 100 रुपया दिया, साथ में एक लाइबिलिटीज भी लेके दिया कि 25 का सब्जी ले आना। ठीक है। तो 75 रुपीज तो आपके लिए इनकम हुआ, बट 25 आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। समझ गए। चलो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं कि जर्नल एंट्री, जर्नल, देखो डोनेशन, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। टू डोनेशन। अब डोनेशन मैं क्या बोला, सिंपल भी डोनेशन हो सकता है अगर बिना कंडीशन का है। ठीक है। यानी कि मैं इसको बोलता हूं सिंपल, विदाउट कंडीशन। क्या बोल रहा हूं, बिना किसी शर्त के आपको चंदा मिला। ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि स्पेसिफिक डोनेशन मिला, आपको कंडीशन लगा, स्पेसिफिक डोनेशन। मेरे राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, अभी खराब चल रहा है। स्पेसिफिक यानी कि इसमें क्या है, कंडीशन लगा हुआ है।
कंडीशन इम्पोज्ड है। तो देखो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और जो नॉट, अब सबसे पहली बात तो जो भी डोनेशन आया वो सारा का सारा रिसिप्ट है, तो वो कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि रिसिप्ट साइड में। क्लियर। अब दूसरा डोनेशन जो सिंपल डोनेशन है जिसमें कंडीशन नहीं है, देखो मैंने यहां पे एक गलती किया है, इसको ठीक, विदाउट डोनेशन नहीं होगा, विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन। तो अगर बिना कंडीशन के हैं तो वो क्या होगी, आपकी इनकम हो गई, क्या हो गई, इनकम हो गई। और अगर आपकी इनकम नेचर की हो गई तो ये कहां जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम साइड में। ऑब्वियसली सिंपल है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट गया है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में जाएगा। ये लेजर के पोस्टिंग का रूल है कि अगर एक अकाउंट में डेबिट हुआ है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। बट अगर उसमें कंडीशन लगा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको इसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होना है, तो वो डोनेशन जो होता है वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। वो डोनेशन क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज होती है। और लाइबिलिटीज होती है तो कहां जाएगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट के किस साइड में, लाइबिलिटीज साइड में। तो क्लियर हो गया, डोनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक नॉर्मल डोनेशन, कुछ भी नहीं बोला है, जस्ट डोनेशन है, उसको आप क्या करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी डोनेशन हो, चाहे नॉर्मल हो, स्पेसिफिक हो, कुछ भी हो, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जाएगा। बट अगर डोनेशन स्पेसिफिक निकला तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ साथ कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, केवल डोनेशन लिखा हुआ है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे, और दूसरा कहां दिखाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एंट्रेंस फी की। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, ये क्या होता है, तो किसी भी एनजीओ में, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, अगर आप उसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस फी और एडमिशन फी देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको उस एनजीओ का पार्ट बनना है, उस एनजीओ में मेंबर बनना है, तो आपको एंट्रेंस फी और एडमिशन फी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये उस एनजीओ के लिए क्या होता है, एक रिसिप्ट होता है, यानी कि एक इनकम होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल। अब चूंकि एंट्रेंस फी आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा, कैश और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंट्रेंस फी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी, ठीक है। अब देखो कैश अकाउंट जो हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या है, एनजीओ के लिए क्या है, रिसिप्ट है। हमारे लिए, जब मैं बोल रहा हूं हमारे लिए, यानी एनजीओ के लिए, एनजीओ के लिए क्या है, रिसिप्ट है। और चूंकि ये एक रिसिप्ट है तो कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ये क्लियर है, ये कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, यानी रिसिप्ट साइड में जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो क्लियर है, ये कहा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी रिसिप्ट साइड में क्या लिखेंगे, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी, जो बोलो, जो आएगा वो लिख देंगे, एंट्रेंस फी। अब बात करते हैं ये एंट्रेंस फी की। ये जो क्रेडिट में है वो क्या है, मैंने बोला क्रेडिट में है तो या तो वो लाइबिलिटीज हो सकता है या कैपिटल हो सकता है। कैपिटल तो है नहीं, लाइबिलिटीज हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, या इनकम हो सकता है। या तो ये लाइबिलिटीज हो सकता है या इनकम। लाइबिलिटीज मतलब अगर इसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लाइबिलिटीज होगा, क्योंकि आपको मेंबर बनने के लिए एडमिशन दिया जा रहा है, वो पैसा आप जहां मन चाहे वहां यूज कर सकते हैं, तो जनरली ये क्या है, इनकम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली ये एंट्रेंस फी क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। बट मैं ये बोलूं, अगर एंट्रेंस फी और एडमिशन फी में कुछ कंडीशन डाल दिया जाए, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल दे दिया जाए कि इसको कैपिटलाइज करना है, अगर आपके बुक में ये बोल दिया जाए कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, तब तो उसको हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर एंट्रेंस फी कुछ नहीं बोलता है, जनरल है, कुछ नहीं बोलता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इस साइड में, इनकम साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में, ठीक है।
अगर कंडीशन डाल देता है कि कैपिटलाइज करना है, अगर क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, अगर हमको कैपिटलाइज करना है तो इसको हमको कैपिटल फंड में दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? कैपिटल फंड में ऐड करना। कहाँ करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा कैपिटल फंड, ऐड इन कैपिटल। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, बहुत क्लियर है। जो भी इंट्रेंस फी रिसीव होगा, ठीक है, मतलब जो भी इंट्रेंस फी रिसीव होगा उसे कहाँ दिखाएंगे? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और इंट्रेंस फी को दूसरे साइड इनकम इनकम के क्रेडिट साइड में। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलते हैं कि कैपिटलाइज करना है तो उसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में अलग से इंट्रेंस फी और एडमिशन फी को दिखाते हैं। नेक्स्ट इनकम क्या हो सकती है? लिगेसी। लिगेसी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वसीयत। ये डोनेशन जैसा ही होता है, यानी कि यहां भी लोग क्या करते हैं कि डोनेशन के तरह ही पैसा ट्रस्ट को देते हैं, यानी एनजीओ को देते हैं। बट इसमें ये होता है कि एक पेपर बना के, यानी कि इसमें एक पेपर बना दिया जाता है, वसीयत करा दिया जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी संपत्ति का हिस्सा होगा उसका पूरा हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा इस ट्रस्ट को दिया जाए, और ये ट्रस्ट इस पैसा को इस एक्टिविटीज में उसको लगा सकती है। तो उसको हम लिगेसी बोलते हैं। ठीक है, उसको वसीयत बोलते हैं। ये भी डोनेशन की तरह होता है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई अपने वसीयत का पूरा हिस्सा दे रहा है, या कुछ कम हो सकता है। बट क्या होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होती। देखो इनकम की एक खासियत होती है कि उस वो ना रिपीटेटिव नेचर का होता है। जो भी इनकम होता है ना, जो इनकम होता है वो बार बार रिपीट करता है। बट इस तरह के लिगेसी वगैरह जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह होते हैं कि जो बार बार नहीं होते, इसीलिए लिगेसी को कैपिटलाइज किया जाता है। लिगेसी एक ऐसा रिसिप्ट है, इसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि ये बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। देखो इसकी जर्नल क्या होगी? इसकी जर्नल होगी पैसा जब आएगा। देखो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो यानी कि जब पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और लिगेसी क्या हो जाएगा? लिगेसी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब कैश आया तो ये क्या हुआ? कैश जब आया तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ जाएगा? रिसिप्ट साइड में, यानी डेबिट साइड में। और लिगेसी को मैंने क्या बोला कि इसको कैपिटलाइज करना है। अगर हम इसको कैपिटलाइज करेंगे तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? अब नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, ग्रांट। देखो ग्रांट को हम क्या बोलते हैं? सहायता। अब देखो ये सहायता तो कहीं से भी आ सकती है। गवर्नमेंट्स हेल्प कर सकता है, ग्रांट दे सकता है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो कोई आप गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे सकता है, कोई दूसरी एनजीओ आपको ग्रांट दे सकती है, या कहीं से भी आपको ग्रांट मिल सकता है। ठीक है, तो ये अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, यानी इसके जर्नल क्या होंगे? तो जो भी ग्रांट में आएगा, जो भी ग्रांट में आएगा उससे हम कैश और बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश और बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और ग्रांट को हम इन ग्रांट इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब यहां पे ध्यान रखना है कि ग्रांट दो टाइप के हो सकते हैं। एक ग्रांट तो है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है और आपको कोई कंडीशन नहीं लगा रही है, जो मर्जी हो वो करो, यानी कि आप सोशल एक्टिविटी में तो हो ही, आप किसी भी सोशल एक्टिविटीज में लगा सकते हो, नो कंडीशन। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और अगर इनकम होगा तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहा जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, लेकिन ग्रांट दे रहे हैं, साथ में कंडीशन लगा रहे हैं। साथ में क्या लगा रहे हैं? कंडीशन डाल रहे हैं, कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि हम ये ग्रांट दे रहे हैं, इससे आप बिल्डिंग ही बनाओगे। हम ये ग्रांट दे रहे हैं, इससे आप मंदिर ही बनाओगे। हम ये ग्रांट दे रहे हैं, इससे आप किसी भी तरह का ये काम करोगे। तो इस तरह का कंडीशन अगर लगा देते हैं तो ये इसको कैपिटलाइज करना होगा। इसको क्या करना होगा? कैपिटलाइज करना होगा। और कैपिटलाइज करेंगे तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। और जो भी ग्रांट टोटल रिसीव होता है, चाहे वो कंडीशन लगा हो, कोई कंडीशन ना हो,
जो भी रिसिप्ट होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जाएगा ही, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये रिसिप्ट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। नेक्स्ट इनकम क्या है, फंड्स। फंड्स, अब देखो हम लोग भी जनरली क्या करते हैं कि किसी विशेष खर्चा को करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं जिससे कि वो काम कर सके। ठीक है, अगर आपको मान के चलो घर बनाना है तो आप एक ही बार में नहीं कर सकते हो, आपने पैसा बचाना शुरू किया और तब आप उस पैसे से घर बनाते हो। यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी भी खास काम को करने के लिए हम पैसा क्या करते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, उससे एक फंड्स बनता है। ठीक है, तो एक एनजीओ को फंड्स आते हैं। ठीक है, फंड्स यानी कि सेविंग्स, वेरियस सेविंग मोड्स में आपको एक फंड्स मिलते हैं, और वो फंड्स ऑब्वियसली वो फंड्स जो होता है वो किसी खास काम को करने के लिए होता है। या ये फंड्स मान के चलो कलेक्ट किया गया है, ये फंड्स मंदिर बनाने के लिए, या किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, या किसी टूर्नामेंट को कराने के लिए। तो फंड्स हमेशा स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फंड्स हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, तो उसे हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो देखो इसकी जर्नल क्या हो और कहाँ कहाँ इसका इंपैक्ट जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी स्पेसिफिक फंड है उसको हम क्रिएट करें। कैश अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। अब देखो ये जो कैश अकाउंट है वो क्या है, जो भी है वो टोटल आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ जाएगा, रिसिप्ट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। रिसिप्ट एंड पेमेंट के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ऑल रिसिप्ट जो भी आपका फंड है वो तो आपके लिए रिसिप्ट है, इसीलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। अब चूंकि ये स्पेसिफिक फंड है तो ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के कहाँ, लाइबिलिटी साइड। क्लियर है, चलो अब देखो नेक्स्ट इनकम क्या हो सकती है, लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप। अब देखो ये फीस जो होता है मेंबरशिप, मैंने आपको इससे पहले भी मैंने जब बताया था मेंबरशिप फी, देखो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। तो ये नॉर्मली एंट्री लेने के लिए आपको एंट्रेंस फी और एडमिशन फी देना पड़ता है। बट लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है कि अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है, यानी पूरे लाइफ के लिए उस एनजीओ में आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी और वो आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाओगे। यानी कि आपको हर साल बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दे दोगे आप पूरे लाइफ के लिए मेंबर बन जाओगे। ठीक है, यानी कि वन टाइम पेमेंट होता है ये, आप एक एनजीओ के लिए ये वन टाइम रिसिप्ट होता है। यानी उस मेंबर से एक ही बार पूरे लाइफ में एक ही बार उस मेंबर से आएगा और वो मेंबर आपके एनजीओ का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इनकम की एक विशेषता ये है कि वो फ्रीक्वेंट नेचर की होती है, यानी वो बार बार आती है। जनरली इन टर्म में बोले तो साल में एक बार तो एटलीस्ट जरूर आती है। लेकिन आप इस लाइफ मेंबरशिप फी को देखो कि एक मेंबर एक बार पेमेंट कर देगा, वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा उस ट्रस्ट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये फ्रीक्वेंट नेचर की है, इसकी नहीं है, इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फी को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, यानी इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर, चलो अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, यानी इसकी जर्नल क्या होगी। ठीक है, तो जर्नल होगी इसकी, जो भी पैसा आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो भी पैसा आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो जितने भी रिसिप्ट है, जितने भी अभी तक मैंने बताया है वो सब मैंने कहाँ डाला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि वो सारे पैसा आ रहे हैं तो वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे। फिर दूसरा या तो वो इनकम में जा सकता है या बैलेंस शीट में जा सकता है। ठीक है, चलो तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप, ये क्या होगा, कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज होगा तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहा, लायबिलिटी साइड में कैपिटलाइज होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको दिखाया। ठीक है, चलो तो मैंने अभी तक आपको क्या 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 बता दिया, मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन बता दिया कि चंदा आता है वेरियस मेंबर से,
तो उससे पैसा आता है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो पैसा आता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, और वो चंदा को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। यानी कि सब्सक्रिप्शन हमारे क्या है, इनकम के नेचर का है। अब बात करते हैं एंट्रेंस फी एडमिशन फी। एंट्रेंस फी एडमिशन फी क्या होता है कि अगर कोई भी मेंबर जब एंट्री लेता है उस एनजीओ में, तो उसको कुछ एंट्रेंस फी देना पड़ता है या कुछ एडमिशन फी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इनकम नेचर का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई बोल कर दे कि ये कैपिटल नेचर का है, यानी एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर का है, तब आपको उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। नहीं तो कहां दिखाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और चूंकि एंट्रेंस फी रिसिप्ट है तो उसको तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई भी रिसिप्ट है उसको डेबिट में डालना है, क्योंकि वो ऑल रिसिप्ट को हम डेबिट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद हम बात किए थे डोनेशन की। मैंने बताया था डोनेशन दो टाइप का होता है। एक तो जनरल डोनेशन होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी रहती है, ठीक है, तो वो हमारी इनकम होती है और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाती है। ठीक है, दूसरी होती है स्पेसिफिक नेचर की होती है। स्पेसिफिक नेचर की होती है, उसमें कंडीशन लगाते हैं कि आपको डोनेशन दे रहे हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी कि पैसा भी दे रहा है साथ में लाइबिलिटीज भी साथ में दे रहे हैं, तो उससे लाइबिलिटीज क्रिएट होगा, उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। और अगर इनकम नहीं मानेंगे तो उसको लाइबिलिटीज उसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, जो है लिगेसी। लिगेसी भी डोनेशन की तरह होता है, बट इसमें वसीयत लिख दिया जाता है कि हमारे मरने के बाद आपको हमारे जो जमीन जायदाद है, हमारे पास जो संपत्ति है, उसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा इस ट्रस्ट को दिया जाएगा इस काम को करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि ये बार बार नहीं होता, कोई भी मेंबर अपने लाइफ टाइम में या कोई भी इंसान अपने लाइफ टाइम में एक ही बार अपने वसीयत को दान में दे सकता है। तो चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, रेगुलर नेचर का नहीं है, और इनकम का एक खासियत होता है कि वो रेगुलर नेचर फ्रीक्वेंट हो। तो चूंकि ये लेगेसी फ्रीक्वेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको कैपिटलाइज करते हैं और लेगेसी के इनकम को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किए थे हम लोग ग्रांट की। तो ग्रांट तो कोई भी दे सकता है। ग्रांट का मतलब सहायता, गवर्नमेंट दे सकती है, कोई दूसरा एनजीओ दे सकता है, कोई भी खास कोई भी इंसान दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे केस में ग्रांट अगर मिलता है तो ग्रांट में अगर कंडीशन लगा दिया तब तो वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। कोई कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, तो उस केस में हम उसको इनकम मानेंगे और उसके इनकम के क्रेडिट साइड देखेंगे। अब बात करते हैं फंड्स की। अब फंड्स जो होता है, फंड्स मैंने बताया कि किसी भी खास काम को करने के लिए पैसा को सेव करके रखा जाता है। हम लोग भी देखते होंगे कि कुछ मान के चलो घर बनाना है या कुछ काम करना है या शादी वादी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंड्स शुरू से कलेक्ट करके रखते हैं, तो बचा बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं। तो वही फंड्स किसी स्पेसिफिक नेचर के लिए ही होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक नेचर का होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किए थे लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम में एक बार दिया जाता है परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, और चूंकि लाइफ में एक बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए इसको हम कैपिटलाइज। तो और क्या, और आपको मैं एक और लिखा देता हूं, मिसलेनियस। मतलब इसमें जो भी बाकी कोई भी रिसिप्ट है, कोई भी मिसलेनियस, या मान के चलो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचते हैं, एक मिसलेनियस रिसिप्ट, या बोल सकते हो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर। तो ये सब जो होते हैं ना, ये नॉर्मल रिसिप्ट होते हैं, नॉर्मल इनकम होते हैं। तो अगर कोई कंडीशन लगा देगा तब तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और बोल दे कैपिटलाइज करने के लिए क्वेश्चन तो कैपिटलाइज करेंगे, नहीं तो इसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या इनकम होगा, कैश अकाउंट एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो ये कहा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू सन्ड्री रिसिप्ट। जो भी रिसिप्ट का नाम दिया हुआ है वो रिसिप्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई कंडीशन है तो मैंने बोला कि अगर मिसलेनियस रिसिप्ट में भी कोई कंडीशन लगा दिया तो उस कंडीशन में अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोला तो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, नहीं तो ये हमारा सन्ड्री रिसिप्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इनकम के रूप में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में दिखाएंगे, इनकम साइड में। इनकम यानी कि किस साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और ये कैश जो भी रिसिप्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी रिसिप्ट है उसको तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे ही। अब देखो, मैंने आपको सारे इनकम को कवर कर दिया। अब मैंने एक्सपेंसेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि एक्सपेंसेस में स्पेसिफिकली एनजीओ के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल खर्चे होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वैसे ही नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होते हैं। जैसे सैलरी, अपने स्टाफ को सैलरी दिया, वाटर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डिप्रिसिएशन एटसेट्रा। ठीक है, तो वैसे अगर कोई स्पेसिफिक नेचर के खर्चे होंगे तो हम लोग ऑनगोइंग क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट नॉर्मली एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जैसे खर्चे होते हैं वैसे ही इसमें होते हैं।
अब एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो देखो एक्सपेंसेस जो भी खर्चा करेंगे वो कहाँ जाएगा? वो पेमेंट साइड में जाएगा। जो भी खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड में जाएगा एक्सपेंसेस सारा। लेकिन वो खर्चा जो कैश नेचर का हो, अब जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट के ऊपर, वो खर्चा तो है लेकिन वो कैश नेचर का है नहीं, इसीलिए वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाएगा। क्लियर? तो सारे खर्चे जो कैश नेचर के हैं वो एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा अगर खर्चा में भी हम खर्चा को दो भाग में क्लासिफाई करेंगे, जो आगे चल के मैं बताऊंगा। वैसे आप क्लास 11th में ये सीख चुके हैं कि जो भी खर्चा है या तो वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है या कैपिटल नेचर का। यानी कि अगर खर्चे की फ्रीक्वेंसी बार बार है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। जैसे रेंट पे किया, सैलरी, डिप्रिसिएशन, ये सब जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का। उस खर्चे को हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। वो सारे के सारे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के उनको कहाँ दिखाएंगे? रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। और जो कैपिटल नेचर के होते हैं उसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, उसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। बस इस पे हम लोग और भी डिटेल डिस्कस करेंगे ऑनगोइंग क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज चूंकि मेरा फर्स्ट क्लास था आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कि मैंने छोटी मोटी गलती भी की हो। ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मैं आपको अपना बेस्ट एफर्ट दूं, 100% दूं, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में 100% गारंटेड सक्सेस पा सकें। और आपको कोई भी डाउट होता है तो बेहिचक आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।